नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। 3 दिवसीय गुजरात के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भरूच के आमोद में कई परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। दोपहर में अहमदाबाद में मोदी शैक्षणिक संकुल का उद्घाटन किया जाएगा। शाम में जामनगर में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। तो अपने कल पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई परियोजनाओं की सौगात लगातार प्रधानमंत्री के द्वारा दी जा रही है। भरूच के आमोद में कई परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा, शिलान्यास किया जाएगा। कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिनकी सौगात आज भरूच को मिलेगी। दोपहर में अहमदाबाद पहुंचेंगे और शाम में जामनगर में उनका एक कार्यक्रम है। कई परियोजनाओं का लोकार्पण जामनगर में किया जाएगा। 3 दिवसीय दौरा है गुजरात का, काफी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय गुजरात के दौरे पर हैं। आज दूसरा दिन है उनके दौरे का। आंचल यादव अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई है। आंचल, आज क्या कार्यक्रम रहेगा प्रधानमंत्री का? कौन कौन सी परियोजनाएं हैं जिनकी सौगात आज मिलेगी गुजरात को? विस्तार से जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए पीएम मोदी जिस तरीके से देखिए 3 दिवसीय दौरे पर हैं गुजरात में, और जैसा कि गुजरात में आज उनका दूसरा दिन है और भरूच और जामनगर को देखिए तकरीबन 9,460 करोड़ की सौगात देने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये दौरा अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि चुनावी दृष्टिकोण से देखा जाए तो देखिए जिस तरह से चुनाव अब नजदीक आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी हो या अन्य दल जो है लगातार अपने अपने पैर पसार रहे हैं गुजरात में। वहीं अगर देखा जाए तो पीएम मोदी आज भरूच में 9,460 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे। वहीं शाम करीब 5 बजे जामनगर में 1460 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। और पीएम के आज कार्यक्रम पर अगर नजर डालें तो देखिए सुबह 11 से आज उनका दूसरा कार्यक्रम शुरू होगा और पीएम 11 बजे देखिए भरूच के आमोद में तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए की से भी ज्यादा की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। वहीं देखिए बाद में करीब 3:15 पर देखिए अहमदाबाद के मोदी शैक्षणिक संकुल के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे, जो कि कहने के देखिए जरूरतमंद छात्रों के लिए एक शैक्षिक परिसर है और इस परियोजना से छात्रों के समग्र विकास के लिए सुविधाएं और प्रदान करने में सहायता करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। आज चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कई मुद्दों को लेकर हिंदी खबर से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने मुलायम सिंह यादव की तबियत को लेकर कहा कि मैं ईश्वर से उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के वीर सावरकर पर टिप्पणी करने को लेकर कहा कि कांग्रेस पहले अपने 70 सालों के कामकाज को देखे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी। सर, आज मुलायम सिंह यादव जी की तबियत का आपने हालचाल लिया, अखिलेश जी से मुलाकात हुई, कैसा स्वास्थ्य है? हम लोग मतलब आज जो वेदांत अस्पताल है गुड़गांव में, वहाँ मुलायम सिंह यादव जी जो समाजवादी पार्टी के लीडर है, हमारे अच्छे मित्र भी रहे हैं और लोकसभा में हम कई बार एक साथ रहे हैं, तो एक अपने देश के बहुत ही जाने माने नेता है। तो इसके लिए उनकी तबीयत की इंक्वायरी करने के लिए उनको शुभेच्छा, अच्छा होने की शुभेच्छा देने के लिए आज मैं अस्पताल में गया था। वो अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव, ये सब मुझे मिले और उनके साथ मैंने जानकारी ले ली। तो मुलायम सिंह जी की तबीयत स्टेबल है, ठीक हो रही है, ऐसा उन्होंने हमको बताया है और हमने भी उनको जल्दी ठीक होने की शुभकामना दी है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से देखिए सियासी बवाल चल रहा है और जिस तरह से शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह था वो फ्रिज कर दिया है इलेक्शन कमिश्नर ने। शरद पवार कहते हुए नजर आए कि देखिए जिसका डर था वही हुआ। क्या शिवसेना का देखिए जो तीर कमान चिन्ह था उसको फ्रिज कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। तो ऐसे में देखिए शरद पवार ये कहते हुए नजर आए हैं कि जिसका डर था वही हुआ। मुझे लगता है कि पवार साहब ने क्या बोला है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जिस तरह मतलब ये चुनाव चिन्ह जो है, ये अंधेरी पूर्व में एक विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। वो लटके नाम के शिवसेना के एक एमएलए थे और उनकी हार्ट अटैक में डेथ हुई थी, तो वहाँ एक चुनाव आ गया है।
तो इलेक्शन कमीशन ने उस चुनाव के लिए खाली चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया है। किसी को भी दोनों ग्रुप में से किसी को भी वो जब तक अंतिम फैसला होता नहीं है तब तक ये सिंबल किसी को यूज़ करने का अधिकार नहीं है, तब तक शिवसेना का नाम यूज़ करने का अधिकार नहीं है। ये फैसला इलेक्शन कमीशन ने दे दिया है। चलिए धन्यवाद। तो देखिए आप सुन रहे थे यहाँ पर रामदास अठावले जी को, जिनका कहना है कि देखिए कांग्रेस अपने कार्यों की समीक्षा करे, अपने कार्यों के बारे में बताए, ना कि दूसरों पे उंगली उठाए। कैमरा सत्येंद्र के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली। और वहीं बिहार के महुआ से विधायक मुकेश रोशन ने हिंदी खबर से खास बातचीत की और कहा कि आरजेडी कार्यकारिणी की बैठक में लालू प्रसाद यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और उनके अध्यक्ष बनने से 2024 में बिहार को काफी मजबूती मिलेगी। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। राष्ट्रीय जनता दल की बैठक आयोजित की गई, लेकिन क्या कुछ बैठक में रहा, बात कर लेना चाहेंगे। महुआ से विधायक है यहाँ पर मुकेश जी हैं। मुकेश जी, क्या कुछ बैठक में हुआ और किस तरीके से आगे की को लेकर के रणनीति तैयार की गई? जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा था कि देश स्तर पर विपक्ष को एकजुट करना है और आगामी जो 2024 का जो चुनाव है उसमें पूरे देश से भाजपा को भगा करके और देश को सुरक्षित रखने के लिए जो दिशा निर्देश दिया गया है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जो हम लोग के राष्ट्रीय जनता दल के पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं निर्विरोध, आज उन्होंने अपना एक एक कार्यकर्ता को एक संदेश दिया है उन्होंने कि भाई देश स्तर पर जो विपक्ष है वो एकजुट हो और इस देश से जो महंगाई और बेरोजगारी जैसी बड़ी समस्या है उसको लगातार पिछले 8 वर्षों से देश का जनता जो है वो झेल रहा है, उसको हम लोग मजबूती से लड़के और लड़ाई पूरे विपक्ष को एकजुट कर करके और पूरे देश से भाजपा को भगाने का संकल्प आज हम लोग ने लिया है। क्या लग रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से लालू जी को नियुक्त करने से कितनी मजबूती मिलेगी बिहार में? पूरी मजबूती है और पूरे देश में मैसेज गया है कि लालू यादव जी को कोई थका नहीं सकता, उनको कोई हरा नहीं सकता और हम लोग लड़ने वाले लोग हैं और जीतने वाले लोग हैं। चलिए देखिए, बात की हमने महुआ से, विधायक हैं ये मुकेश जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि लालू यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से 2024 में मजबूती मिलेगी और भाजपा को देश से भगाने में भी हम कामयाब होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। और वहीं हिंदी खबर से बात करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण ने कहा कि बिहार में लगातार बेहतर कार्य किए जा रहे हैं और बीजेपी को बिहार ने पहले ही नकार दिया है, जिसका परिणाम अब आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन की सरकार के रूप में देखने को मिल रहा है। बात कर लेना चाहेंगे जयप्रकाश नारायण, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार से हैं। जयप्रकाश जी, किस तरीके से इन सारी चीजों को आप देख रहे हैं? बैठक में जो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई, 2024 में कितनी मजबूती मिलेगी? 2024 और भविष्य की देश की राजनीति पर बृहत्तर रूप से चर्चा हुई। राजनीतिक प्रस्ताव लाए गए, सामाजिक प्रस्ताव लाए गए, फिर जो आर्थिक प्रस्ताव लाए गए, विदेश नीति का प्रस्ताव आया और संगठन किन किन कार्यों के साथ देश में, बिहार में, झारखंड में पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया, कौन कौन संघर्ष किए और किन किन सवालों को लेकर लड़ाई लड़े, उस पर व्यापक रूप से जो चर्चा हुई। लब्बो लबाब ये है, 3 हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, माननीय शरद यादव जी और माननीय श्री तेजस्वी यादव जी ने, और सब पार्टी का प्रस्ताव, सबका निचोड़ यह है कि इस देश में भाजपा लोकतंत्र की हत्या करने वाला है, संविधान की हत्या किया है। भाजपा लोकतंत्र की हत्या कर रही है, आप ऐसा कर रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है सारा विपक्ष एकजुट होकर के 2024 में कुछ कर पाएगा? सारा विपक्ष एक होने की प्रक्रिया में जो पहल हुआ है उसका पहला नतीजा लगभग आया और भाजपा को उखाड़ के बिहार से फेंका गया। अब देश में भाजपा को और उसके सहयोगी को उखाड़ के फेंकने के लिए सारे अभियान जो है मिलजुल के चलाएंगे और नतीजा आएगा कि 2024 में भाजपा भगाओ देश बचाओ के नारे सफल हो। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश, इनका साफ तौर पर कहना है कि अभी ही भाजपा को बिहार से भगा दिया गया और 2024 में भाजपा भगाओ देश बचाओ का नारा लगेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।
और वहीं बिहार सरकार में कानून मंत्री डॉक्टर शमीम अहमद से हिंदी खबर ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब से बिहार में आरजेडी की गठबंधन की सरकार बनी है तब से कानून व्यवस्था काफी बेहतर हो चुकी है और 2024 में सभी एकजुट होकर बीजेपी को मात देंगे। में मंत्री डॉक्टर शमीम जी हमारे साथ हैं, जो कि कानून मंत्री हैं। बात कर लेना चाहेंगे शमीम जी, क्या कहना चाहेंगे आप बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर, क्योंकि लगातार सत्ता में बैठी सरकार और कई लोग बिहार के कानून पर सवाल खड़े करते हैं। वहाँ पे बिहार में खास करके 0% टॉलरेंस की जो बात हो रही है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बिहार में कानून व्यवस्था एकदम ठीक ठाक चल रही है और पहले से वहाँ का अपराध में ग्राफ गिरा है ये, और कानून व्यवस्था वहाँ ठीक से चल रहा है। जो बैठक आयोजित की गई, क्या लग रहा है 2024 में कितनी मजबूती मिलेगी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव आपके अध्यक्ष फिर से बनाए गए हैं? माननीय नेता, सामाजिक न्याय के योद्धा माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को हम लोग फिर से अध्यक्ष बनाने का काम किया है। सामाजिक न्याय में जो भी विश्वास रखते हैं वो सारे लोग हम लोगों के पक्ष में रहेंगे, ये हमारा दावा है। हमारे नेता का भी दावा है कि हम लोगों के पक्ष में सारे सामाजिक न्याय के योद्धा इस देश को बचाने के लिए एकदम एकजुट खड़े रहेंगे। क्या लग रहा है आपको 2024 में क्या विपक्ष एकजुट होगा या फिर से बीजेपी जो केंद्र सरकार में है वो सत्ता में आ पाएगी? मैंने पहले ही कहा कि यहाँ दो धारा है, सामाजिक न्याय के जितने भी लोग हैं सभी एकजुट होकर के एक संदेश देंगे। आरजेडी के साथ गठबंधन से सरकार बनने में बिहार में कितना परिवर्तन हो रहा है? बहुत सब परिवर्तन हो गया, बहुत परिवर्तन हो गया। ये बिहार पूरे देश को दिशा देगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। हमने बात की बिहार सरकार में कानून मंत्री डॉक्टर शमीम से। इनका साफ तौर पर कहना है गठबंधन की सरकार बनने से बिहार में काफी कुछ परिवर्तन हुआ और ये पूरे देश को संदेशा देगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली हिंद खबर। और वहीं बिहार सरकार के मंत्री आलोक कुमार महतो ने हिंदी खबर से खास बातचीत की और कहा कि लालू प्रसाद यादव को फिर से आरजेडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है और अब बिहार में उनकी अध्यक्षता में 2024 में काफी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। चाहेंगे बिहार सरकार में मंत्री आलोक मेहता जी हमारे साथ हैं। आलोक जी, फिर से लालू प्रसाद यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया, क्या कहेंगे आप, कितनी मजबूती मिलेगी? उनका चुनाव किया गया है, सर्वसम्मति से नियुक्त नहीं किया गया, वो बाकी लोगों को नियुक्त करेंगे। अच्छा। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी आज फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। पार्टी को हमेशा उनसे, उनके व्यक्तित्व से, उनके कृतित्व से मजबूती मिलती रही है और हमें पूरी अपेक्षा है कि आने वाले दिनों में जो चुनौतियां हैं उनका सामना करने के लिए उनके व्यक्तित्व और उनके विचारों का, उनके सक्रिय योगदान का भारी प्रभाव राष्ट्रीय जनता दल के विस्तार पर पड़ेगा और देश से सांप्रदायिक शक्तियों का खात्मा होगा। देश की गद्दी पर फिरका परस्त ताकतें जो बैठी हुई हैं, जो देश को समाप्त करना चाहती हैं, उसकी अर्थव्यवस्था और देश का जो गंगा जमुनी संस्कृति है और ताना बाना है, सभी धार्मिक लोगों का, सभी धर्मों का ताना बाना जो है उसको समाप्त करके और तोड़ना चाहती है, उन ताकतों को गद्दी से उतारा जाएगा। आप राजस्व मंत्रालय संभालते हैं, बिहार में क्या कुछ स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है? बिहार नई सरकार बनने के बाद बेहतरी की तरफ बढ़ रहा है। हम जिन चीज़ों का वादा जो वादा करके हम आए थे उनको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो उप मुख्यमंत्री हैं, हम लोगों ने सत्ता में आने से पहले पिछले चुनाव में वादा किया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, मैंने नौकरी देंगे। तो आज हमारी अकेले की सरकार नहीं है, गठबंधन की है, फिर भी हम उस कमिटमेंट को पूरा करने की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत जल्दी 6-7 लाख जो नौकरियां हैं वो बहुत जल्दी बिहार सरकार द्वारा घोषित की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की बिहार सरकार के मंत्री आलोक कुमार मेहता से। इनका साफ तौर पर कहना है गठबंधन से सरकार बनने के बाद बिहार में लोगों को रोजगार भी मिलेगा और जो लोग कहते हैं कि बिहार सरकार कुछ काम नहीं करती है वो भी इस बात को देख पाएंगे कि आखिर बिहार में क्या कुछ और कितना बदलाव हो पाया है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली हिंद खबर।
और वहीं आम आदमी पार्टी के एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के एमसीडी ने दिल्ली के लोगों के खिलाफ, खासकर व्यापारियों के खिलाफ जंग छेड़ी है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। जनता पार्टी की एमसीडी ने दिल्ली के लोगों के खिलाफ और खासकर दिल्ली के व्यापारियों के खिलाफ एक जंग छेड़ी हुई है। हमने पहले भी आपको कई मर्तबा सूचित किया कि किस तरह से इन्होंने टैक्स पे टैक्स, नए टैक्स लगाकर दिल्ली के जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको पूरी तरह से तबाह करने पे उतर गए हैं, तबाह करने पे लगे हुए हैं। इसी तरह का एक वाकया जिसको लेकर पिछले हफ्ते 10 दिन से भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के अफसर दिल्ली के व्यापारियों को धमकी दे रहे हैं, उनकी दुकान सील करने की धमकी दे रहे हैं, उनको नोटिस पे नोटिस दिए जा रहे हैं। मामला क्या है मैं आपको बताता हूं। 2010 में भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी एक रूल लेके आई, एक नया नियम लेके आई कि इंडस्ट्रियल एरिया में जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज कर रहा होगा उसको एक टैक्स देना पड़ेगा, कन्वर्जन टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। और इन्होंने कहा कि भाई 8,000 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से आप एक बार में जमा करा दीजिए या 1,000 रुपए के हिसाब से आप किस्त बांध लीजिए 10 साल 15 साल का। ज्यादातर व्यापारियों ने ये 10 साल 15 साल वाला जो किस्त का फॉर्मूला था वो बांध लिया, क्योंकि छोटे व्यापारी हैं, इतना कोई सबका इनकम है नहीं, तो सबने कहा कि 1,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर वाला जो स्कीम है इस स्कीम को हम ऑप्ट करते हैं। और वहीं अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी के फायर ब्रांड नेता विधायक नंद किशोर गुर्जर ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने एक कार्यक्रम में मंच से संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। मिनी पाकिस्तान बोला जाता है, सब जगह दंगा हुआ, किसी ने